आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में और उसकी कहानी हम जानेंगे सीधे उसके चेयरमैन की जुबानी। बिल्कुल। हमारे पास 1997 से 2009 तक के वेस्को फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर लेटर्स हैं और यकीन मानिए ये किसी बिजनेस स्कूल की केस स्टडी से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े और चार्ट नहीं है। इन्हें लिखा है चार्ल्स टी मंगर ने, जो अपनी बेबाक राय और गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और इन चिट्ठियों के जरिए हम एक दशक से ज्यादा के समय को देखेंगे। वो भी क्या समय था। .com बबल का फटना, 9/11 का हमला और फिर 2008 का वो भयानक वित्तीय संकट। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन पत्रों में गोता लगाना और ये समझना कि एक कंपनी इन तूफानों के बीच कैसे काम करती है। हम देखेंगे कि मंगर ने अपनी सफलताओं और उससे भी ज्यादा अपनी गलतियों के बारे में अपने शेयर होल्डर्स से किस असाधारण ईमानदारी से बात की। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वेस्को है क्या? देखिए, वेस्को कोई आम कंपनी नहीं है। ये एक होल्डिंग कंपनी है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। मोटे तौर पर इसके 4 हिस्से थे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला था बीमा का कारोबार। हाँ, जिसमें 2 कंपनियां थीं, वेस्को फाइनेंशियल इंश्योरेंस और कंसास बैंकर श्योरिटी। दूसरा था स्टील का बिजनेस, प्रिसिजन स्टील। बिल्कुल। तीसरा था फर्नीचर रेंटल का कॉट बिजनेस सर्विसेज, जिसे उन्होंने 2000 में खरीदा था। और चौथा कुछ बची खुची रियल एस्टेट जायदाद थी। अच्छा। और यहीं से मंगर की खासियत दिखनी शुरू हो जाती है। पहले ही पन्ने पर वे कमाई का एक सप्लीमेंट्री ब्रेकडाउन देते हैं, जो आम अकाउंटिंग के नियमों से अलग होता है। एग्जैक्टली। और वे साफ लिखते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह शेयर धारकों के लिए उपयोगी माना जाता है। ये एक छोटा सा नोट है, लेकिन ये पूरी कहानी की टोन सेट कर देता है। हाँ, कि यहाँ पारदर्शिता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि काम करने का तरीका है। ये तो ऐसा है जैसे कोई शेफ आपको रेस्टोरेंट में बुलाकर अपनी सीक्रेट रेसिपी की किताब दे दे। चलिए उनके सबसे बड़े बिजनेस यानी बीमा से शुरू करते हैं। पत्रों में एक शब्द बार बार आता है, सुपर कैट पुनर्बीमा। सुनने में तो बड़ा दमदार लगता है। इसका मतलब क्या है? सुपर कैट का मतलब है सुपर कैटास्ट्रॉफी, मतलब बहुत बड़ी आपदाएं। जैसे कोई बड़ा भूकंप या फ्लोरिडा में आने वाला सदी का सबसे बड़ा तूफान। ये उन घटनाओं का बीमा करते थे जिनके होने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन जब वे होती हैं तो नुकसान बहुत बहुत बड़ा होता है। इसीलिए मंगर ने इसे साफ साफ कमजोर दिल वालों के लिए नहीं कहा था। बिल्कुल। आप सालों तक पैसा कमा सकते हैं और फिर एक ही दिन में सब कुछ गंवा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही जोखिम भरा खेल है। वेस्को जैसी कंपनी इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकती थी? हाँ, यही सवाल है। इसका जवाब उनके और बर्कशायर हैथवे के रिश्ते में है। अच्छा, जो उनकी पेरेंट कंपनी थी। हाँ, बर्कशायर के पास वेस्को का 80% हिस्सा था। लेकिन मंगर इन पत्रों में एक बात बार बार साफ करते हैं कि बर्कशायर वेस्को को कोई खास रियायत नहीं देता था। मतलब कोई फेवर नहीं? कोई फेवर नहीं। उनके बीच का रिश्ता किसी चैरिटी पर नहीं बल्कि सख्त कारोबारी शर्तों पर आधारित था। मंगर यहाँ जस्टिस कार्डोजो का एक बहुत सुंदर उदाहरण इस्तेमाल करते हैं, द पंक्चुअलिटी ऑफ एन ऑनर द मोस्ट सेंसिटिव। जिसका मतलब है कि उनके बीच का लेन देन सर्वोच्च स्तर की ईमानदारी पर था। बिल्कुल। और वे इस जोखिम के बारे में बहुत ईमानदार थे। मुझे याद है एक पत्र में लिखा था कि कुछ अच्छे साल गुजरने के बाद एक या एक से ज्यादा भयानक अंडरराइटिंग नुकसान होना लगभग तय है। वो अपने शेयर धारकों को पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयार कर रहे थे। और वो बुरा वक्त आया भी 2001 में। हाँ, 9/11 के हमलों के बाद वेस्को को टैक्स से पहले करीब $10 मिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ। और ये कोई सैद्धांतिक जोखिम नहीं था, ये असली पैसा था जो उन्होंने खोया। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वे हमेशा से इस जोखिम के बारे में बात करते आए थे, इसलिए जब ये हुआ तो ये कोई सदमा नहीं था। ये उनके बिजनेस मॉडल का एक अपेक्षित हिस्सा था। बीमा के बारे में बात करते हुए एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र जरूरी है, फ्लोट। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लेकिन ये बीमा कंपनियों के लिए एक जादुई चीज की तरह है। कैसे? फ्लोट वो पैसा है जो वे ग्राहकों से प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा करती हैं, लेकिन उन्हें दावों के तौर पर तुरंत वापस नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो क्लेम सेटल होने तक वो पैसा कंपनी के पास रहता है। हाँ, और वो महीनों या सालों बाद भी हो सकता है। तब तक कंपनी उस पैसे को कहीं और निवेश कर सकती है और उस पर कमाई कर सकती है। एक तरह से बिना ब्याज का कर्ज है ना? कमाल है। और 2008 में स्विस रे के साथ एक बड़ी डील के बाद वेस्को का फ्लोट तो रॉकेट की तरह बढ़ गया। 2007 के अंत में ये $76 मिलियन था, जो 2009 के अंत तक बढ़कर $264 मिलियन हो गया। यानी उनकी निवेश करने की क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा हो गई।
ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। बिल्कुल। और उनके दूसरे बीमा बिजनेस कंजास बैंकर्स सिक्योरिटी का क्या? वो तो छोटे बैंकों का बीमा करती थी। 2008 के संकट में उसका क्या हाल हुआ होगा? बिल्कुल सही सवाल। केबीएस छोटे बैंकों को डिपॉजिट गारंटी बॉन्ड देती थी। 2008 में जब वित्तीय संकट आया और एक बैंक दिवालिया हो गया तो केबीएस को नुकसान उठाना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो किया वो उनकी कार्यशैली को दिखाता है। उन्होंने घबराकर कुछ नहीं किया, शांति से विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कारोबार में जोखिम अब बहुत ज्यादा हो गया है। और तो उन्होंने डिपॉजिट गारंटी बॉन्ड देना ही बंद कर दिया। अच्छा। भले ही ये उनके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा था, पर जब हालात बदले तो उन्होंने खुद को बदलने में जरा भी देर नहीं लगाई। ये भावनाओं से परे पूरी तरह से तर्क पर आधारित फैसला था। तो बीमा का कारोबार जोखिम और अवसर का एक मिला-जुला खेल था, लेकिन 2000 में उन्होंने एक बहुत बड़ा दाव खेला। हाँ, कॉर्ड बिजनेस सर्विसेज को खरीद कर। ये क्या कहानी है? ये वैस्को के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। जी। उन्होंने कॉर्ड को $384 मिलियन में खरीदा। $384 मिलियन? हाँ, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। कॉर्ड का बिजनेस मॉडल भी दिलचस्प है। वे फर्नीचर को रेंट टू रेंट देते हैं। मतलब किराए पर खरीद कर किराए पर ही देते हैं, बेचने के लिए नहीं, ऑफिसों और अस्थायी घरों के लिए। तो मंगा को इस कंपनी में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने इतना बड़ा दाव लगाया? उन्हें इसमें एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल दिखा जिसकी बाजार में एक मजबूत पकड़ थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या? ये अधिग्रहण बहुत ही गलत समय पर हुआ। 2003 के पत्र में मंगर पूरी ईमानदारी से अपनी गलती मानते हैं। वो लिखते हैं कि वे निकट अवधि के उद्योग व्यापी संभावनाओं के खराब भविष्यवक्ता थे। और उन्होंने ये बात अपने शेयर होल्डर्स को खत में लिखकर बताई। आज के जमाने में तो कोई सीईओ अपनी छोटी सी गलती भी नहीं मानता। बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने कॉर्ड को खरीदा, पहले .com बबल फट गया। जिससे ऑफिस फर्नीचर की मांग घट गई होगी। हाँ, फिर 9/11 की घटना हुई जिससे यात्रा और अस्थायी आवास का कारोबार ठप हो गया। कॉर्ड के बिजनेस को मंगर के ही शब्दों में बुरी तरह से धक्का लगा। आंकड़े तो और भी डरावने होंगे। आंकड़े कहानी को और साफ करते हैं। 2000 में अधिग्रहण के बाद पहले 10 महीनों में कॉर्ड का मुनाफा लगभग $29 मिलियन था। ठीक है। 2 साल बाद 2002 में यह गिरकर सिर्फ $2.4 मिलियन रह गया। ओह। और 2009 की महामंदी के दौरान तो इसे 1.4 मिलियन का घाटा हुआ। सोचिए, एक निवेशक के तौर पर आपने जिस कंपनी में इतना पैसा लगाया है वो पैसे नतीजे दे रही हो। ज्यादातर कंपनियां तो ऐसी स्थिति में घबराकर उसे बेच देती और अपनी गलती छिपाने की कोशिश करती। लेकिन वेस्को ने ऐसा नहीं किया। यही बात उन्हें अलग बनाती है। इन मुश्किलों के बावजूद पत्रों में कॉर्ड के सीईओ पॉल अर्नोल्ड पर पूरा भरोसा दिखाया गया, जिन्हें वे स्टार एग्जीक्यूटिव कहते हैं। हाँ, उन्होंने न सिर्फ कंपनी को संभाले रखा बल्कि मंदी के दौर में उसका समर्थन किया। ये उनकी दीर्घकालिक सोच का सबसे बड़ा सबूत है। वो तिमाही नतीजों के आधार पर नहीं बल्कि बिजनेस के असल मूल्य पर भरोसा करते थे। बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट की कहानी दिखाती है कि एक अच्छे बिजनेस में भी बाहरी हालात कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब बिजनेस ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, जैसे प्रिसिजन स्टील के साथ हुआ? ये एक और भी मुश्किल कहानी है। प्रिसिजन स्टील का कारोबार स्टील वेयरहाउसिंग का है। ये एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और चक्रीय उद्योग है। मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा। कॉर्ड के मामले में उद्योग अच्छा था, बस समय गलत था। हाँ। प्रिसिजन स्टील के मामले में पूरा अमेरिकी स्टील उद्योग ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। और पत्र इस संघर्ष को भी बिना किसी लाग लपेट के बताते हैं। पूरी तरह से। 2003 के पत्र में साफ लिखा है कि 2000 के बाद से अमेरिकी स्टील उद्योग एक आपदा रहा है। और 2009 के पत्र में? 2009 का पत्र इस समस्या को और गहराई से समझाता है। वे कहते हैं कि ग्रेट रिसेशन ने एक पुरानी और गहरी समस्या को और बढ़ा दिया है। अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग का लगातार बाहर जाना। मतलब प्रिसिजन स्टील के ग्राहक ही देश छोड़कर जा रहे थे। एग्जैक्टली। चीन और दूसरे देशों में। ये तो ऐसी लड़ाई लड़ने जैसा है जिसमें जमीन ही आपके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। इसकी गिरावट को दिखाने वाले कुछ आंकड़े हैं? बिल्कुल। 1999 में प्रिसिजन स्टील ने 69 मिलियन पाउंड स्टील बेचा था। 2006 तक ये घटकर 46 मिलियन पाउंड रह गया। और 2009 तक? 2009 तक ये मात्रा 30 साल पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई थी। 30 साल के सबसे निचले स्तर पर। ये तो किसी भी मैनेजर के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। और मंगर इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वे सीईओ टेरी पाइपर की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत यथार्थवादी बात कहते हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो कोई झूठी उम्मीद नहीं देते।
नहीं, वे कहते हैं कि कुछ बाहरी ताकतें इतनी बड़ी होती हैं कि सबसे अच्छा प्रबंधक भी उनसे लड़ नहीं सकता। ये प्रबंधन की सीमाओं का एक ईमानदार मूल्यांकन है। ठीक है, तो हमने बीमा, फर्नीचर और स्टील के बिजनेस देखें। अब आते हैं इन पत्रों के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसने मंगर और बफेट को एक लीजेंड बनाया है, उनका निवेश का दर्शन। हाँ, और ये किसी भी फाइनेंस क्लास से बेहतर है। हर साल मंगर आंतरिक मूल्य प्रति शेयर की गणना करते थे। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, मतलब कंपनी की असल कीमत। हाँ, ये स्टॉक की बाजार कीमत से अलग है। उनका फॉर्मूला 2 हिस्सों में था। पहला, परिसीमन मूल्य, मतलब अगर आज कंपनी के सारे एसेट बेच दिए जाएं तो हर शेयर पर कितना पैसा मिलेगा। और दूसरा हिस्सा? वो ज्यादा दिलचस्प है। वे इसमें जोड़ते थे सरकार से मिले ब्याज मुक्त ऋण का मूल्य। एक मिनट, सरकार से ब्याज मुक्त ऋण? वेस्को को सरकार से कोई लोन मिला था क्या? नहीं नहीं, ये कोई असल ऋण नहीं है। ये मंगर का सोचने का एक अनोखा तरीका है। ये ऋण असल में अवास्तविक लाभ पर स्थगित कर है। मतलब डेफर्ड टैक्स। हाँ, मतलब वेस्को ने जो स्टॉक खरीदे थे उनकी कीमत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जब तक वे उन्हें बेचते नहीं, उन्हें उस मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो टैक्स का पैसा एक तरह से कंपनी के लिए काम करता रहता है, ठीक एक ब्याज मुक्त ऋण की तरह। ये सोचने का एक बहुत ही परिष्कृत तरीका है। क्या इसका कोई उदाहरण है? कई हैं। 1997 में उन्होंने गणना की कि आंतरिक मूल्य 273 प्रति शेयर है, जबकि स्टॉक बाजार में 300 रुपए पर बिक रहा था। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि हमारा स्टॉक शायद 10% ज्यादा महंगा है। हाँ, और इसके ठीक उलट 1999 में आंतरिक मूल्य 286 था और स्टॉक 245 पर था। तब वे बता रहे थे कि हमारा स्टॉक अपनी असल कीमत से 14% सस्ता है। ये तो अविश्वसनीय है। कौन सा चेयरमैन आज अपने शेयरधारकों को ये बताता है? और उनके कुछ निवेश तो कमाल के थे, जैसे फ्रेडी मैक वाला। वो एक क्लासिक कहानी है। उन्होंने $72 मिलियन में ये निवेश किया था। 1997 तक इसका मूल्य बढ़कर 1.2 बिलियन हो गया था। 72 मिलियन का 1.2 बिलियन। और 2000 में .com बबल के चरम पर उन्होंने इसे 8542.4 मिलियन डॉलर के भारी भरकम लाभ पर बेच दिया। वाह! लेकिन सबसे कमाल की बात ये नहीं है। कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा मुनाफा कमाने के बाद 2001 से 2004 तक पूरे 4 साल वेस्को ने खरीदने के लिए कोई नया कॉमन स्टॉक नहीं पाया। 4 साल तक कुछ नहीं खरीदा? जब बाजार में इतना पैसा बन रहा था, ये तो आज के ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट वाले कल्चर के एकदम खिलाफ जाती है। बिल्कुल, ये उनके अनुशासन का शिखर है। वे खराब सौदे करने के बजाय इंतजार करना बेहतर समझते थे, भले ही इसके लिए उन्हें सालों तक इंतजार करना पड़े। इस पूरी चर्चा में मंगर की ईमानदारी साफ दिखती है, लेकिन एक बात है जो इन पत्रों में बार बार आती है और जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मैं जानता हूं आप किस बारे में बात कर रही हैं। वेस्को और बर्कशायर हैथवे की तुलना। हाँ, एक चेयरमैन अपनी ही कंपनी के शेयर होल्डर्स को खत लिखकर ये बता रहा था कि हमारी कंपनी ठीक है, पर वो दूसरी वाली कंपनी जो हमारी पेरेंट कंपनी है, वो हमसे कहीं बेहतर है। ये तो अविश्वसनीय है। ये सचमुच अविश्वसनीय है, पर उन्होंने ऐसा ही किया। मैं आपको एक लाइन पढ़कर सुनाता हूं। वेस्को में मौजूद व्यापार और मानवीय गुणवत्ता बर्कशायर हैथवे की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है। और भी कुछ? हाँ, वेस्को में बुक वैल्यू का प्रत्येक डॉलर बर्कशायर हैथवे में बुक वैल्यू के समान डॉलर की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत कम आंतरिक मूल्य प्रदान करता है। और वे ये भी कहते हैं कि ये असमानता समय के साथ बढ़ती जा रही है। ये तो कॉर्पोरेट जगत के सारे नियमों के ही खिलाफ है ना? कोई अपनी ही दुकान को कमतर क्यों बताएगा? इसके पीछे सिर्फ एक ही सोच है, बौद्धिक ईमानदारी। वे शेयरधारकों को भागीदार मानते थे, ग्राहक नहीं। उनका मानना था कि भागीदारों को हर सच जानने का हक है, ताकि वे अपने पैसे के बारे में सबसे अच्छा फैसला ले सके। बिल्कुल, वे कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ सच बता रहे थे जैसा वे उसे देखते थे। तो इस पूरी यात्रा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे लिए पहली बात है संवाद की ताकत। जब आप अपने भागीदारों के साथ ईमानदारी से बात करते हैं तो आप एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों समय में टिकता है। दूसरी बात शायद दीर्घकालिक सोच होगी। चाहे कोर्ट की खराब टाइमिंग हो या प्रिसिजन स्टील का पतन, उन्होंने कभी भी घबराहट में फैसले नहीं लिए। उनका ध्यान हमेशा 5-10 साल के भविष्य पर था। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, यथार्थवाद। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उद्योगों की सीमाओं को समझा और कभी भी ऐसी उम्मीदें नहीं जगाईं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते थे। ये सब कुछ एक असाधारण कॉर्पोरेट संस्कृति की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल,
और ये हमें अंत में एक विचारणीय प्रश्न पर लाता है। 2011 में बर्कशायर हैथवे ने वेस्को को पूरी तरह से खरीद लिया और वेस्को एक अलग कंपनी नहीं रही। इन पत्रों को पढ़ने के बाद क्या ये विलय एक शक्तिशाली मूल कंपनी द्वारा एक सहायक कंपनी का स्वाभाविक और तार्किक अंत लगता है, या फिर ये एक अनोखी कॉर्पोरेट कहानी का दुखद अंत था जिसे अपने दम पर जारी रहना चाहिए था? और क्या मंगर जैसी पारदर्शिता आज के सोशल मीडिया और 24 घंटे न्यूज साइकिल के दौर में संभव भी है, या ये एक गुजरे हुए जमाने की बात बनकर रह गई है?